अच्छा क्लास पार्ट 2 में हम पैराटोनिक मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे और पैराटोनिक मूवमेंट में भी हम जो है वो नेस्टिक मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे। अब हमारे पास दूसरा पार्ट है मूवमेंट का जिसे हम कह रहे हैं ऑटोमिक मूवमेंट। अच्छा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास जो मूवमेंट इंपॉर्टेंट है वो पैराटोनिक मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में लॉन्ग के अंदर आपके पास पैराटोनिक मूवमेंट को बहुत पूछा जाता है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट को शायद ही कभी पूछा गया हो, मुझे याद नहीं है एग्जाम के अंदर कभी आया है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पैराटोनिक मूवमेंट को बहुत अच्छे से करना है और बहुत आसान है। ऑटोमिक मूवमेंट क्या होती है? वो मूवमेंट हम पहले डेफिनेशन को पढ़ चुके हैं जो कि इंटरनल फैक्टर की वजह से हो रही है। सो मूवमेंट विच अकर्स ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलाई फैक्टर इनहेरिटेड इनसाइड द बॉडी। वो कह रहा है कि जो प्लांट की बॉडी इटसेल्फ किसी फैक्टर को जनरेट कर रही है और वो स्टिमुलस के तौर पे काम कर रहा है और उसकी वजह से अगर कोई इरिटेबिलिटी कॉज हो रही है और बॉडी उसके खिलाफ एक्शन ले रही है तो डेट इज कॉल्ड ऑटोमिक मूवमेंट। ठीक है, एक केमिकल है बॉडी के अंदर बन रहा है, बॉडी के अंदर बनने की वजह से उसके अंदर इरिटेबिलिटी कॉज कर रहा है, बॉडी के अंदर का एनवायरनमेंट चेंज कर रहा है, प्लांट उसके खिलाफ एक्शन ले रहा है, डेट इज कॉल्ड ऑटोनॉमिक मूवमेंट। सो इसे हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट या फिर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, इसकी हमारे पास तीन एग्जाम्पल्स हैं या टाइप्स हैं। पहली आपके पास है लोकोमोटरी मूवमेंट, ठीक है। दूसरी आपके पास है ग्रोथ कर्वेचर और थर्ड आपके पास है टर्गर मूवमेंट। इसी तरह देख लेते हैं कि करके, बहुत आसान है। देखिए लोकोमोशन का वर्ड हम यूजली जब यूज करते हैं जब एक बॉडी एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाए। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूँ कि तीन तरह की मूवमेंट होती है। तो एक मूवमेंट वो होती है जो कि नॉन लिविंग की होती है। जब भी कोई नॉन लिविंग मूव करता है, फॉर एग्जांपल एक बुक मूव कर रही है या एक पेन मूव कर रहा है, तो इसे हम मोशन कहते हैं, इसे हम मोशन कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड ज्यादातर हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर। लोकोमोशन का मतलब होता है कोई भी लिविंग बॉडी एक जगह से उठ के दूसरी जगह चली जाए, ठीक है। इसका मतलब कंप्लीट मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, दैट इज कॉल्ड लोकोमोशन। फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं यहाँ से उठ के कहीं और चला गया, ये लोकोमोशन कहलाएगी। मूवमेंट हम किसे कहते हैं? मूवमेंट हम जब यूज करते हैं जब हमारा कंप्लीट बॉडी मूव नहीं कर रही हो, हमारा कोई पार्ट मूव कर रहा हो। जैसे मैं कंप्लीटली मूव नहीं कर रहा, मैं अपने हाथ को हिला रहा हूँ इधर से उधर, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, ठीक है। तो मोशन हम यूजली फिजिक्स के अंदर यूज कर रहे होते हैं, लोकोमोशन का वर्ड हम यूजली जोलॉजी के अंदर यूज करते हैं। ऐसा नहीं है बॉटनी के अंदर यूज नहीं करते, लेकिन 90% लोकोमोशन का वर्ड हम यूजुअली जो है वो जोलॉजी के अंदर यूज करते हैं और मूवमेंट का वर्ड हम जो है वो प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, मीन्स बॉटनी के लिए। तो तीन अलग अलग तरह की मूवमेंट थी, तीनों मैंने आपको बता दी है। सो मूवमेंट ऑफ होल ऑर्गन, होल बॉडी, plant body or an organ or material within the plant cell from one place to another due to internal stimuli। जब भी प्लांट का मटेरियल या पूरा प्लांट एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाता है तो इसे हम कहते हैं लोकोमोशन। एग्जाम्पल देख लीजिए, द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। स्ट्रीमिंग का मतलब होता है बहना। द स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, वो कह रहा है कि अगर साइटोप्लाज्म बह रहा है मीन सेल से लीक कर जाता है, जिसे हम कहते हैं साइक्लोसिस और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। देखें, आपको पता है कि मटेरियल जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है वो पोरस है, ऐसा ही है। आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा होगा लिपिड बाइलेयर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 द सेल के अंदर, तो आपने पढ़ा होगा सर्टेन टाइप ऑफ प्रोटीन चैनल्स होते हैं और भी इसके अलावा चैनल्स, आयन गेटेड चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू केमिकल जो है वो सेल के अंदर या बाहर जा रहे होते हैं। इट मीन्स कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो पोरस है, उसके अंदर बहुत सारे होल्स हैं और उन होल्स की वजह से वहां से मटेरियल लीक भी करता है और वहां पे मटेरियल कुछ बाहर से सेल के अंदर भी जाता है। तो ये मूवमेंट अगर कंप्लीट ऐसा होगा, मतलब सेल का कंप्लीट मटेरियल बाहर चला जाता है, तो फिर हम इसे कहते हैं साइक्लोसिस या फिर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। अच्छा, तो अब कंप्लीटली लीक कब करता है? देखिए यूजुअली आपके पास क्या होता है कि आपके पास आपने फर्स्ट ईयर में ये भी पढ़ा होगा कि सेल डेथ के दो प्रोसीजर्स होते हैं, एक को आप कहते हैं नेक्रोसिस और एक को आप कहते हैं एपोप्टोसिस। दोनों सेल डेथ हैं। होता क्या है कि अगर आपके पास सेल इंजरी हो रही है और सेल इंजरी की वजह से आपका सेल स्वेल होता है, स्वेल होने के बाद क्या होता है, उसका जो मटेरियल है, उसकी जो प्रोटीन्स हैं वो लीक कर जाती हैं सेल में, सेल से और सेल के बाहर चली जाती हैं। तो अभी भी प्रोटोप्लाज्म लीक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। जबकि एपोप्टोसिस में ऐसा नहीं होता। एपोप्टोसिस में प्रोग्राम सेल डेथ होती है, मींस सेल अपने सेल खुदकुशी कर लेता है, किसी वजह से नहीं करता वो, उसका असल में कोई फंक्शन नहीं होता इसलिए वो मर जाता है। लेकिन नेक्रोसिस कब होती है? जब आपको इंजरी हो जाती है। तो दो अलग अलग टाइप की सेल डेथ है, मुझे पता नहीं है कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। खैर,
आपने पढ़ लेना चाहिए था द सेल के अंदर। तो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस दो अलग अलग चीजें हैं, वैसे मैं सेकेंड ईयर में भी आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर 7 के अंदर। सो नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस में फर्क यही है, अगर आपको इंजरी होती है और इंजरी की वजह से स्वेलिंग हो रही है और सेल की जो प्रोटीन है वो लीक करके सेल के बाहर चली जाए, सेल की डेथ हो जाती है, डेट इज कॉल्ड नेक्रोसिस। नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस में क्या होता है, एक सेल है जिसका फंक्शन खत्म हो जाता है, और जब उसका फंक्शन खत्म हो जाता है, अभी भी अगर वो आपकी बॉडी में रहेगा तो वो आपके लिए यूजलेस है, अल्टीमेटली आपकी एनर्जी ज़ाया हो रही होगी। तो बॉडी क्या करती है, बॉडी से किल करने स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे कोई लीकेज नहीं होती, कोई स्वेलिंग नहीं होती, इस डेथ को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। और ये डेथ आपके लिए जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होते हैं, मीन्स के आप एक बेबी की फॉर्म में हैं और आप एक मदर से अटैच हैं, तो आप अगर एक्सरे वगैरह लें, या एक्सरे तो खैर उस टाइम पे क्या ही आएगा, अगर हम अल्ट्रासाउंड लें तो अल्ट्रासाउंड में क्लियरली क्लियरली आपकी जो फिंगर्स हैं वो जुड़ी हुई होती हैं। पता है आपको, जब आप अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 मंथ में होते हैं, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहा हूँ, तो आपकी जो फिंगर्स होती हैं वो बिल्कुल जुड़ी हुई होती हैं। अब आपके फिंगर्स के जो सेल्स हैं आपस में जुड़े हुए हैं। अब सोचें कि आपके फिंगर्स के दरमियान जो सेल्स हैं अगर वो डेथ नहीं होंगे तो क्या होगा, आपकी फिंगर्स कभी खुल ही नहीं सकती, आपकी फिंगर्स में कभी गैप ही नहीं आएगा, और आप अपनी फिंगर्स को कभी इजीली मूव ही नहीं कर सकते। इसका मतलब वहां पे जो सेल्स हैं वो यूजलेस हैं, और वो यूजलेस सेल्स की डेथ होनी चाहिए। अगर उन सेल्स की डेथ नहीं होगी तो आपके लिए आगे हैंड को मूव करना, अपनी फिंगर्स को मूव करना, जिस तरह से अभी आप मूव कर रहे हैं आप वैसे नहीं कर सकते। इसका मतलब ये काम आपके फायदे के लिए हो रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। इसी तरह से आपका जो लिप है, अपर लिप है, ये जो है वो आपकी नोज से अटैच होता है जब आप एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर होते हैं। तो यहाँ भी कुछ सेल्स होते हैं जो कि आपके लिप को नोज से अटैच कर रहे होते हैं। अब यहाँ भी सेल्स का कोई काम नहीं है, अगर ये सेल्स डेथ नहीं हो तो आपका जो अपर लिप है वो नोज से टच में रहता है, और फिर हमें सर्जरी करके काटना पड़ता है लिप को। और आपने देखा भी होगा एक कुछ लोगों को कि उनका जो ऊपर वाला होंठ होता है वो कटा हुआ होता है, तो वो इसी वजह से कटा हुआ होता है कि उनकी बॉडी में एपोप्टोसिस नहीं हो रही होती, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में सर्टेन टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज आ रही होती हैं। तो कुछ जगहों पे सेल्स के काम नहीं होते, तो हमें उन सेल्स की डेथ करवानी होती है, डेट इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। अच्छा, सेकंड एग्जांपल क्या है, जब हमारे पास सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम्स मूव करते हैं, ठीक है। अगर क्रोमोसोम्स मूव नहीं करेंगे तो जाहिर है आपके जो भी कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये मूवमेंट भी क्या कहलाती है, क्योंकि कंप्लीट क्रोमोसोम मूव करता है, कंप्लीट क्रोमोसोम मूव करता है, ये मूवमेंट भी क्या कहलाती है, लोकोमोशन कहलाती है। इसी तरह से आपने पढ़ा होगा अलवा के अंदर, अलवा के अंदर जो आपके पास गैमेट्स बनते हैं वो मूव करते हैं, तो उन गैमेट्स की मूवमेंट भी क्या कहलाती है, लोकोमोशन कहलाती है। ये थर्ड एग्जांपल है, लिखा हुआ मूवमेंट ऑफ गैमेट्स और जू स्पोर्स। तो जू स्पोर्स आपने पढ़ा होगा क्लियरली अलवा के अंदर, जैसे याद कीजिए मिस ने आपको पढ़ाया होगा, तो वहां पे लिखा होगा क्वाड्रपल्ड, क्वाड्रपल्ड फ्लैजिलेटा। तो ये आपका फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा पोर्शन था जो आपने पढ़ लेना चाहिए था। अब मुझे नहीं पता आपने कितना डिस्कस किया या कितना नहीं किया। फिलहाल ये मूवमेंट यहाँ पे खत्म हो गई, हम नेक्स्ट स्टार्ट करें। इट इज कॉल्ड टर्गर मूवमेंट। अच्छा देखिए, टर्गर मूवमेंट आपको पता है कि टर्गर प्रेशर की वजह से होती है। अगर सेल के अंदर वाटर भरा है टर्गर प्रेशर हाई होगा, सेल के अंदर से वाटर निकाल दें टर्गर प्रेशर कम हो जाएगा। अभी तक हमने यही डिस्कस किया है। सो होता क्या है कि मूवमेंट दैट अकर्स ड्यू टू चेंज इन टर्जिडिटी, या तो टर्जिडिटी कम हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी। चेंज इन टर्जिडिटी का मतलब है वो ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, जिसकी वजह से साइज ऑफ सेल पे फर्क पड़ेगा। क्यों पड़ेगा, क्योंकि भाई जब टर्जिडिटी ज्यादा होगी मींस बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा है, तो जाहिर है स्वेलिंग हुई भी है सेल की, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है। जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगी तो सेल का साइज भी बड़ा होगा, क्योंकि उसके अंदर वाटर का कंटेंट है। इसी तरह से जब वो वाटर का कंटेंट लॉस कर देगा तो उसका साइज कम हो जाएगा। तो इसका मतलब टर्जिडिटी की वजह से सेल का साइज जो है वो वेरी करता है। अगर टर्जिडिटी हाई है तो सेल का साइज मैक्सिमम होगा, और अगर टर्जिडिटी लो है तो सेल का साइज भी कम हो जाएगा। अब ये टर्जिडिटी डिपेंड किस पे कर रही है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि लॉस ऑफ या फिर गेन ऑफ वाटर के ऊपर। अगर लॉस ऑफ वाटर होगा टर्जिडिटी कम, साइज कम। अगर वाटर गेन होगा टर्जिडिटी ज्यादा होगी, सेल का साइज भी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल आपके पास क्या है, मूवमेंट ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट। देखें, एक मूवमेंट आप टच मी नॉट की पढ़ चुके हैं कि हमने पढ़ा था कि जब भी टच मी नॉट की लीव्स को कोई टच करता है तो वो शॉक की वजह से अपनी लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं। वहां पे कोई टच कर रहा था, अगर टच की वजह से काम होगा तो आप उसे किसका नाम देंगे, सिस्मो
नेस्टिक मूवमेंट जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई टच नहीं कर रहा, वैसे ही टर्जिडिटी लॉस हो रही है किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से। तो अब आप इसे किसका नाम देंगे? अब आप इसे टर्गर मूवमेंट का नाम देंगे। वहां भी टर्जिडिटी पे फर्क पड़ा था, यहाँ भी टर्जिडिटी पे फर्क पड़ रहा है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वहां पे हमेशा टर्जिडिटी लॉस होती है, यहाँ पे टर्जिडिटी गेन भी होगी और लॉस भी होगी, तो जिसकी वजह से लीव्स खुलेंगी भी और बंद भी होंगे। फिर आ जाइए ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट के ऊपर। ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट का मतलब होता है कि अगर स्टेम या रूट का शेप चेंज हो रहा है, ठीक है, अगर उसका शेप चेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल स्टेम आपको पता है सीधी सीधी ग्रो करती है, अगर स्टेम कहीं से कॉइल हो रही है, इसका मतलब स्टेम का जो है वो शेप चेंज हो गया, फॉर्म चेंज हो गई। अब इस मूवमेंट को आप किसका नाम देंगे? ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट का। और यूजुअली ऐसा होता है कि आपके पास जो ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट होती है वो दो पार्ट्स से रिलेट कर रही होती है। कभी होता ये है कि किसी एक पार्ट के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और किसी एक पार्ट के अंदर ग्रोथ कम हो जाती है। वो अभी मैं आपको आगे एग्जांपल्स पढ़ाऊंगा तो आपको ये ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट भी हमारे पास दो तरह की है, एक को हम कहते हैं न्यूटेशन और एक को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। पहले न्यूटेशन को देख लीजिए। न्यूटेशन क्या होती है? जो आपके पास ग्रोइंग टिप होती है, कभी अगर आपने अंगूर की बेल देखी हो तो अंगूर की बेल की जो स्टेम होती है, स्टेम से निकलने वाली ब्रांचेस बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं और वो जो है वो उसकी जो टिप है ना वो घूम रही होती है आहिस्ता आहिस्ता। एक तो ये होता है कि चलो टच मिल रहा है उस पर वो घूम रही है, अगर टच मिलने पे वो घूमती है फिर तो वो थिग्मो ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगी, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया पार्ट 1 के अंदर। लेकिन अगर बगैर किसी टच की वजह से वो कॉइल हो रही है, जिगजैग मोशन हो रहा है, उसे हम किसका नाम देंगे? उसको हम न्यूटेशन का नाम देंगे। अच्छा, इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एग्जाम्पल इसकी यही है कि मूवमेंट ऑफ क्लिम्बर्स जो है वो किसी भी चीज के अराउंड जो है वो क्या कहते हैं, कॉइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। देखें जैसे ये ये जो मूवमेंट है, देखें एक तो वो लकड़ी के आसपास घूम चुका है, ये तो टच की वजह से घूमा है, तो इसे हम कहेंगे थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। अच्छा, यहाँ देखिए, इसके थोड़ी सी देर के बाद आपको कुछ बल ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि किसी सपोर्ट से टच नहीं है, तो अब ये क्या कहलाएंगे? ये ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट है। और ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट में भी कौन सी टाइप है? न्यूटेशन की टाइप है। बात क्लियर हो गई? तो अगर जो क्लिम्बर्स हैं वो कॉइल होना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के साथ, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के बगैर ही वो कॉइल हो गए, अब वो क्या कहलाएंगे? वो न्यूटेशन मूवमेंट कहलाएगी। अच्छा देखें यहाँ पे, ये अगर मैं आपको शो करूं तो ये जो मूवमेंट है देखें, ये ये कहलाती है थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए। इस मूवमेंट को हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से रिलेट कर रही है, ऑब्जेक्ट के टच की वजह से कॉइल हुई है। फिर आप देखिए ये वाली मूवमेंट, ये देख रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, इसे आप किसका नाम दे रहे हैं? क्योंकि देखें ये सर्कुलर में नजर आ रही है ना, ये सर्कुलर में नजर आ रही है, तो इसे आप किसका नाम देंगे? आ, इसे आप देंगे न्यूटेशन का। ठीक है, न्यूटेशन, साइक्लिक न्यूटेशन या फिर न्यूटेशन रोटेशन का नाम देंगे। इसी तरह से आप देखिए यहाँ भी है, ये देखें, लेकिन यहाँ पे आपके पास सर्कल नहीं आ रहा, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट जिगजैग मोशन है। पहले अगर ऐसी थी फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसी थी फिर ऐसे हो गई, तो ये भी न्यूटेशन है। अब वापस आ जाइए थ्योरी पे, जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसे देख लेते हैं एक दफा और। तो ये देखिए, अ न्यूटेशन मूवमेंट में भी सरकम न्यूटेशन मीन्स के किसी एक्सिस पे घूम रही है, तो अब आप इसे किसका नाम देंगे? न्यूटेशन रोटेशन मूवमेंट। ठीक है, मीन्स के रोटेशनल ग्रोथ है। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वो जिगजैग मोशन मूव कर रही होती है, घूमती नहीं है पूरा, तो वो सिंपल न्यूटेशन है। ठीक है, कभी सरकम न्यूटेशन कहलाएगी, कभी सिर्फ न्यूटेशन कहलाएगी। ये देखो, ये जो थी वो थिग्मोट्रोपिज्म है, आपको पहले ही पता है, ये सरकम न्यूटेशन है और ये सिर्फ न्यूटेशन है। अब आ जाइए दूसरी टाइप है जिसे हम कह रहे हैं नेस्टिक मूवमेंट। अच्छा देखिए, नेस्टिक मूवमेंट क्या है कि अगर दो पार्ट्स के अंदर ग्रोथ हो रही है और दो पार्ट्स के अंदर ग्रोथ हो रही है इरेगुलर पैटर्न पे,
मीन्स के एक पार्ट में ग्रोथ हो रही है फास्ट और दूसरे पार्ट में ग्रोथ हो रही है स्लो। इस मूवमेंट को हम कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। देखें, अब कभी ऐसा होता है कि अपर पार्ट के अंदर ग्रोथ ज्यादा होती है, तो अपर के लिए हम यूज करते हैं एपी, तो इसे हम कहेंगे एपीनेस्टी। कभी ऐसा होता है कि लोअर पार्ट के अंदर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो फिर आप इसे कहेंगे हाइपो, क्योंकि लोअर के लिए हम यूज करते हैं हाइपो का वर्ड, तो हाइपोनेस्टी। अब देखिए एग्जाम्पल में आ जाइए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पेटल्स। ये देखें, ये देखें, ये आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ स्लो है, इसकी ग्रोथ स्लो है, लेकिन स्टेम की ग्रोथ ज्यादा है। देखें ना, स्टॉक की ग्रोथ ज्यादा है, स्टॉक बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है। इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, तो इसे हम कहेंगे हाइपोनेस्टी। अब नीचे वाला पोर्शन जब ग्रो कर लेगा, अब ये फूल के अंदर बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ होगी, अब स्टॉक नहीं बढ़ेगी, फूल ग्रो करना स्टार्ट करेगा, डेट इज कॉल्ड एपीनेस्टी। तो जब अपर पार्ट ग्रो करता है एपीनेस्टी, जब लोअर पार्ट ग्रो करता है तो हाइपोनेस्टी। तो यही जब भी ग्रोथ जो है वो दो पार्ट्स की आपस में रिलेट करती है। फॉर एग्जांपल, जब तक लोअर पार्ट ग्रो नहीं करेगा तो अपर पार्ट कैसे ग्रो करेगा? जब स्टॉक ही कंप्लीट नहीं होगी तो उसके ऊपर फूल कैसे कंप्लीटली मेच्योर होगा? तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर दो पार्ट्स की ग्रोथ आपस में रिलेट कर रही है और एक पार्ट की ग्रोथ फास्ट है, दूसरे पार्ट की ग्रोथ स्लो है, तो आप इसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। अगर अपर पार्ट की मूवमेंट फास्ट है, डेट इज कॉल्ड एपीनेस्टी। अगर लोअर पार्ट की ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है या फास्ट है, तो आप इसे कहते हैं हाइपोनेस्टी। तो फ्लावर के केस में पहले हाइपोनेस्टी होती है, फिर एपिनेस्टी होती है। मीन्स पहले स्टॉक बहुत तेजी से ग्रो करती है, जब वो बहुत तेजी से ग्रो कर लेती है, अब आपके पास फ्लावर ग्रो करने लगता है। ठीक है, फ्लावर पहले भी ग्रो करता है लेकिन उसकी ग्रोथ स्लो होती है। जब स्टॉक ग्रो कर लेती है, अब फ्लावर बहुत तेजी से ग्रो करता है, तो इसे हम कहते हैं एपिनेस्टी। बस यहाँ पे हमारे पास मूवमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। ज्यादा ध्यान आपने पैराटोनिक मूवमेंट पे देना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर सपोर्ट को डिस्कस कर लेंगे।